ट्रंप के केस में मेरा ख्याल है कि दो बुनियादी अवामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान में भी ये नुस्खा जो है वो बड़ा कारआमद है। इसीलिए मैं सरमायादाराना जमहूरियत के हक में नहीं हूँ। हमारे पास बेहतर निज़ाम मौजूद है, इसको समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ट्रंप जंगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अमरीकी पैसे से जंगें लड़ने के खिलाफ है। ऐसा ही कुछ मशरिक़ वुस्ता में भी हो सकता है। ट्रंप जैसे लोगों के बारे में आप कोई हतमी पेशन गोई तो कर नहीं सकते, लेकिन मेरा ये ख्याल है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर चीन के हवाले से जो है वो दबाव मज़ीद बढ़ेगा। और अगर मौजूदा क़यादत अमेरिका के मुतालबात पर पूरी तरह अच्छी तरह अमल ना कर सकी तो फिर उन्हें अपने पुराने दोस्त की याद आ सकती है। जिस उजलत में पाकिस्तान में कवानीन में तब्दीली कराई जा रही है इस हुकूमत से, ऐसा लगता है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। दोस्तों, ये एक बड़ा ही गैर मामूली और दिलचस्प मुकाबला था। इसके ऊपर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जीतने में किसका हाथ था। प्रोग्राम के मुताबिक 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अपना ओहदा संभालेंगे। अभी वक्त है सोचने का कि ट्रंप का अमेरिका कैसा होगा। इस पर भी ज़रा क्या साराई करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर ट्रंप की सदारत के असरात क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका का इलेक्शन ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का होता है। आपको पता है कि अमेरिका में 50 रियासतें। वैसे तो इलेक्शन में हर फर्द जो है वो किसी न किसी सदारती उम्मीदवार को अपना इनफरादी वोट देता है, लेकिन वो सारे वोट जो है वो इकट्ठे काउंट नहीं किए जाते। उनकी गिनती ये नहीं होती कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, बल्कि ऐसा होता है कि जो वोट्स हैं वो हर रियासत के लेवल पे काउंट किए जाते हैं और हर रियासत को कुछ इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो जब आप रियासत के लेवल पे आते हैं तो फिर वो रियासत के वोट काउंट होते हैं कि इस रियासत के पास आबादी के लिहाज से इतने वोट थे। यानी इसमें यह भी मुमकिन है कि एक उम्मीदवार जो है वो इनफरादी तौर पे ज़्यादा वोट ले ले, ज़्यादा रियासतों में जीत जाए, लेकिन फिर भी सदारत का अहल ना हो। इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर एक उम्मीदवार जो है कम आबादी वाली रियासतों में, मसलन आपकी अलास्का हो गई या वर्माउंट या साउथ डकोटा या नॉर्थ डकोटा, तो उसको जो है एक रियासत के 3 वोट मिलेंगे, जिसको इलेक्टोरल वोट्स वो कहते हैं। अच्छा, इसके बरअक्स अगर वो कैलिफोर्निया की रियासत में जीत जाता है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक रियासत में कितने वोट से जीत रहे हैं, आप बहुत आसानी से भी जीत रहे हो, बहुत सख्त मुकाबले से भी जीत रहे हो, जब आपने रियासत जीत ली तो उस रियासत के सारे इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो आपके। तो अगर आप कैलिफोर्निया जीतते हैं तो आपको 54 यानी 54 वोट जो है वो मिल जाते हैं। तो कहाँ एक रियासत जीतने में 3 वोट, कहाँ एक रियासत जीतने के 54 वोट्स। तो ये रियासतों के वोट फिर जो है इलेक्टोरल वोट्स जो काउंट करके टोटल जो है, तो वो 538 टोटल वोट जो है वो एलोकेट किए गए हैं 50 रियासतों को। और उसमें से जो आधे से ज़्यादा यानी जो 270 वोट ले जाएगा वो सदर का ओहदा संभालेगा। तो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदारती इलेक्शन जीत चुके हैं। ट्रंप के जीतने की वजह क्या है? वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जो है वो वोटर्स में मकबूल हैं, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि कुछ तबकात ऐसे हैं अमेरिका में जो ट्रंप से ज़्यादा खुश नहीं हैं
और उनका वोट जो है वो ट्रंप को नहीं मिलेगा। और बहुत से सर्वेज भी ये बता रहे थे कि ये इस वजह से बहुत सख्त मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा, और बहुत से ये भी कह रहे थे कि कमला हैरिस जो है वो जीत जाएगी। तो इससे एक तो बात और पता चलती है कि ये सर्वे वगैरह जो हैं इसमें अक्सर जो है वो सर्वे करने वाले का, कराने वाले के बायसेस भी आ जाते हैं। तो ये मीडिया और सर्वेस पे बहुत ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता। एक और बात वाज़ेह होती है कि वोटर ज़्यादातर आपको दाखिली पॉलिसियों की वजह से जो है वोट देता है। खारजा पॉलिसी अक्सर वोटर्स के लिए इतनी अहम नहीं होती। हालांकि इस मामले में कहा जा सकता है कि यूक्रेन और गज़ा की जंग में किरदार की वजह से डेमोक्रेट्स को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ट्रंप के केस में मेरा ख्याल है कि दो बुनियादी अवामिल हैं जिनकी वजह से ट्रंप को फतह हुई है। पहला तो है मईशत। ट्रंप ने वो जो नारा लगाया, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका पहले, तो उसका ये ख्याल था कि हमने जो है मुख्तलिफ जंगों में और मुख्तलिफ इमदादों में दूसरे मुल्कों की जो है वो अमेरिका का पैसा जो है बहुत ज़ाया किया है। तो अमेरिका का पैसा जो है वो अमरीकियों पर लगना चाहिए ताकि अमेरिका की मईशत बेहतर हो, अमरीकी लोगों को रोज़गार मिले और अमेरिका के हालात बेहतर हों और उसको दोबारा जो है पहले जैसा अजीम अमेरिका बनाया जा सके। और उसने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी यही कहा है कि अब ये दौर जो है वो अमेरिका का सुनहरी दौर कहलाएगा। दूसरा बड़ा ट्रंप का जो इशू था जिस पे उसने इलेक्शन लड़ा, वो था तारकीन वतन का, इमिग्रेंट्स का। उसका ये ख्याल है, और मेरे ख्याल में गलत नहीं है, कि जो गैर कानूनी तौर पे दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं वो अमरीकियों का हक जो है वो मारते हैं। तो इसलिए जो है उनको रोकना चाहिए ताकि जो वो मुलाजमतें लेते हैं, जो वो बिजनेस करते हैं, जो वो पैसा कमाते हैं, वो अमरीकियों के पास जाना चाहिए। अच्छा, ट्रंप को बहुत तासुब पसंद भी माना जाता है। वो गैर सफ़ेद फार्म लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखता और वो ओपनली बोलता भी है। तो इसलिए ये ख्याल था कि गैर सफ़ेद फार्म लोगों का वोट जो है वो उसको कम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि शायद उल्टा हुआ। सफ़ेद फार्म लोगों का वोट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन गैर सफ़ेद फार्म लोगों का वोट उसको बढ़ा। और इसके अलावा वो कमला हैरिस की औरत होने की वजह से और उसकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ये ख्याल किया जाता था कि ख़्वातीन का वोट जो है वो नहीं मिलेगा ट्रंप को और वो कमला हैरिस को मिलेगा। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उलट हुआ। अच्छा, एक और वजह जो समझ में आती है ट्रंप की मकबूलियत की, वो जैसे आजकल पॉपुलरिज्म कहा जाता है, और ये दुनिया में बड़ा मकबूल है कि अगर आप वोटर को ये एहसास दिलाएं, ये बताएं कि मुझसे पहले आने वाले जो थे वो आप में से नहीं थे, वो गासिब थे, उन्होंने आपके रिसोर्सेज को जो है उस पर कब्जा किया, आपको गुलाम बनाया, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मुझे आपकी फिक्र है, मुझसे पहले वाले सारे मेरे मुकाबले पे जितने हैं वो चोर और करप्ट हैं। तो ये आजकल बड़ा असर करता है, और ये हमने देखा है कि ख़ास तौर पे आप देख लीजिए अमेरिका में, इंडिया और पाकिस्तान में भी ये नुस्खा जो है वो बड़ा कारआमद है। एक दफ़ा आवाम के जहन में आप ये बिठा दें कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमारा हमदर्द है और हम में से है, उसके बाद फिर वो उस पे अंधा एतमाद करेंगे। फिर उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कानून क्या है, वो कानून तोड़ रहा है या वो कोई गलत काम कर रहा है, वो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करने पर तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें दलील से समझाना मुश्किल है। ट्रंप के मामले में भी कुछ ऐसे ही हुआ। हालांकि ये ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रंप के खिलाफ थी, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो ये था कि यहूदी जो है वो ट्रंप को पसंद करते हैं, और अमरीका के इलेक्शन जीतने के लिए यहूदियों का पैसा और सियासी असर रसूख बहुत मानी रखता है। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात भी जो है वो वाज़े तौर पे कह दूँ कि मेरे ख़्याल में दोनों जो बुनियादी उम्मीदवार थे, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, दोनों ही
امریکہ جیسے ملک کی صدارت کے اہل نہیں ہیں، اور یہی بدقسمتی ہے جمہوریت کی کہ آپ نے لوگوں کو چوائس ہی نہیں دی کہ کسی اچھے شخص کو منتخب کر سکیں۔ جمہوریت میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ انسانوں کے کردار اور اہلیت کی، قابلیت کی جمہوریت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ کوئی شخص کتنے ووٹ حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ خرید کر کرے یا چوری کر کے۔ اور اسی لیے میں سرمایہ دارانہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہوں۔ ہمارے پاس بہتر نظام موجود ہیں، اسلام کے اندر بھی، کمیونزم کے اندر بھی۔ میں اکثر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کی مثال دیتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ چین کے اندر کوئی نااہل، نالائق شخص جو ہے وہ صدر بن جائے صرف اپنی مقبولیت یا پیسے کے بل بوتے پر؟ ناظرین، اس وقت دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جنگ، بدامنی، غیر یقینی صورتحال، اور اس سب میں امریکہ کا بڑا کردار رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی امریکہ کا کردار دنیا میں ہونے والے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے دنیا کی سیکیورٹی کو مزید خطرات لاحق ہوں گے۔ حالانکہ بظاہر تو ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بند کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ جنگوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ امریکی پیسے سے جنگیں لڑنے کے خلاف ہے۔ اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ یورپ کو بھی کہتا ہے کہ ہم سے امداد مت مانگو، اپنا دفاعی بجٹ بڑھاؤ، ہم سے اسلحہ خریدو اور جنگ خود لڑو۔ وہ عربوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ اگر سیکیورٹی چاہیے تو پھر پیسہ خرچ کرو۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ خیر سگالی اور اتحاد کے نام پہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اتحادیوں سے بھی دھونس سے پیسے نکلوائے گا تاکہ امریکہ پہ خرچ کیے جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ابھی نہ تو یوکرین کے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ ہی یورپ کے پاس۔ تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ یوکرین کی جنگ بندی کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور اس کے امکانات ٹرمپ کے آنے سے بڑھ جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ مشرق وسطیٰ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت جو ہے وہاں پہ جنگ بندی ہو جائے تو کون جیتا؟ ظاہر ہے کہ اسرائیل فاتح ہے۔ اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کی تقریباً تمام لیڈرشپ کو ختم کر دیا۔ غزہ کے اندر جو ہے صرف 50,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، اور تقریباً ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے۔ سارے کا سارا معاشی اور انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ مصر اور عرب ممالک کے اوپر دباؤ ڈالے گا تاکہ اس جنگ کو یہاں پہ روکا جا سکے۔ جنگ کیا، یہ نسل کشی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دباؤ جو ہے وہ عرب ممالک پہ زیادہ ہوگا اسرائیل کی نسبت۔ اس لیے اسرائیل کی کوشش یہ ہوگی کہ ٹرمپ کے آفس میں آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اور دوسری طرف میرا خیال ہے روس کی حکمت عملی بھی یہی ہوگی کہ جنوری سے پہلے پہلے جتنی کامیابیاں وہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، تاکہ جب جنگ بندی کی بات ہو تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوں۔ ٹرمپ جیسے لوگوں کے بارے میں آپ کوئی حتمی پیشن گوئی تو کر نہیں سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کی فوقیت یہ ہوگی کہ یوکرین اور فلسطین سے جان چھڑا کر اپنی توجہ جو ہے وہ ایران اور چین پر مبذول کرے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ زیادہ تر لڑائی جو ہے وہ معاشی محاذ پہ
लड़ी जाए और चीन के गिर्द घेरा तंग किया जाए, जिसके लिए उसको मशरकी एशिया और भारत की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी हम सबको मालूम है कि मोदी से उसकी बड़ी दोस्ती है जो कि आगे बढ़ने जा रही है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन, इनसे किसी अमरीकी की नहीं बनी, उससे भी जो है वो ट्रंप ने काफ़ी दोस्ती लगाने की कोशिश की और शायद ट्रंप के जहन में ये था कि वो उसको अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर चीन के ब्लॉक से निकालकर अमेरिका के करीब ले आए या कम से कम न्यूट्रल ही कर ले। और मेरा ख्याल है कि वो दोबारा ये कोशिश करेगा। वैसे दोस्ती तो उसने पुतिन से भी लगाने की कोशिश की थी, जिसके चर्चे आज तक हैं। ट्रंप की पिछली सदारत में हमसायों के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं बर्र-ए-आज़म अमेरिका के मुल्कों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। हत्ता कि कनाडा का साथ जो अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त और इत्तेहादी माना जाता है, वो आपको पता है कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो का तो वो बहुत मजाक उड़ाया करता था, वो उसको झूठा और कमज़ोर हुक्मरान कहता था। तो अब देखेंगे कि अब उनके ताल्लुकात जो है वो कैसे आगे बढ़ते हैं और फिर जितने भी जनूबी या लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं उन पर भी जो है बहुत दबाव रहा ट्रंप की वजह से, ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। वेनेजुएला के मादुरो के बारे में तो कहते हैं उसने CIA को ऑर्डर दिया बाकायदा कि उसका किसी भी तरह तख्ता उलट दिया जाए। वो एक मुल्क मेरा ख्याल है जो है वो मैक्सिको को उसकी समझ आ गई, हालांकि मैक्सिको के साथ ही तो उसका बड़ा मसला था इमिग्रेंट्स का। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना इस किस्म के, ये बड़े खुद परस्त अना पसंद लोग होते हैं। ये एक तरफ तो ये बहुत मुश्किल भी होते हैं, लेकिन अगर इनकी समझ आ जाए तो इनको हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। आप देखें ना, हमारे भी ये जर्नल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, वो खान साहब और ट्रंप जैसे लोग जो हैं, इनकी बस आप थोड़ी सी अना को तस्कीन पहुंचाते रहें, थोड़ी सी इनकी खुशामद कर लें, तारीफ़ें कर लें, उसके बाद इनसे कुछ भी मनवा लें, तो ऐसे लोग मैनिपुलेट भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो मैक्सिको को ये समझ में आ गई थी, इसलिए मैक्सिको ने इसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। पाकिस्तान यकीनन बहुत ज़्यादा दबाव में आएगा। इसकी एक वजह तो हमारी चीन के साथ कुर्बत है, सीपेक है जो अमेरिका को एक आंख नहीं बाता, फिर जो है भारत के साथ मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती और इमरान खान के साथ ट्रंप की दोस्ती। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ऐसे, इनकी ज़ाती दोस्ती दुश्मनी पसंद नापसंद भी बड़ी शदीद होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर चीन के हवाले से जो है वो दबाव मज़ीद बढ़ेगा और अगर मौजूदा क़यादत अमेरिका के मुतालबात पर पूरी तरह अच्छी तरह अमल ना कर सकी तो फिर उन्हें अपने पुराने दोस्त की याद आ सकती है। वैसे भी जिस उजलत में पाकिस्तान में कवानीन में तब्दीली कराई जा रही है इस हुकूमत से, ऐसा लगता है कि जो असल फैसला करने वाले हैं उनको भी ये लग रहा है कि ज़्यादा बुरे काम जो है वो इसी हुकूमत से करवा लिए जाएं ताकि बाद में आने वालों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि ट्रंप की सदारत के असरात जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और हम पर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है ताकि दाखिली और ख़ारजी मसाइल से बखूबी निपट सकें। ये कहने को दिल नहीं करता, लेकिन मुझे अगले चंद साल मुश्किल नज़र आ रहे हैं।